वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हरासानी कशमाला खान से मिलने F6 इस्लामाबाद में उनकी रिहाइश गाह पहुंचे। ड्राइंग रूम में इस्तकबाल किया। बेटा अजलान खान भी मिलने आ गया। कनेट कॉलेज लाहौर, लॉ कॉलेज लाहौर और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से लॉ पढ़ी। वकालत करते करते सियासत में चली गई, कैसे? क्योंकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थी, पंजाब यूनिवर्सिटी में, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में, और फिर उसके बाद जब वहाँ से LLM किया और अली ज़फ़र साहब के साथ और SM ज़फ़र साहब के चेम्बर में वहाँ काम कर रही थी। उसके बाद मैं लंदन चली गई, वहाँ पे लंदन में इलेक्ट हो गई और फिर वहाँ से वापस आई तो ये विमेन रिज़र्व सीट्स और इलेक्शन गामजन थे, तो बस उसके ऊपर फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया और वहाँ पे पहुँच। मुस्लिम लीग काफ कैसी लगी, उसे छोड़ क्यों दिया और अब किस पार्टी में है? मुस्लिम लीग काफ एक बेहतरीन जमात थी जी, तो भरपूर काम हुआ मुस्लिम लीग काफ के। जिस टाइम में हम थे उस टेन्योर के अंदर डेवलपमेंट बेबहा हुई, ख़वातीन की सीटें आई, लोकल गवर्नमेंट आई, और मुस्लिम लीग काफ के अलावा मैंने कभी कोई और पार्टी ज्वाइन ही नहीं की। सो एक ही पार्टी में रही। अब मैं किसी पार्टी में भी नहीं हूँ, ये मेरी जॉब का भी तकाजा है। वफाकी मोहतसिब बराए हरासकी ख़वातीन का ओहदा क्यों लिया, इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा था? पैशन था, जुनून था। इस मुल्क में ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं, ख़वातीन बहुत मार्जिनलाइज्ड है, ख़वातीन को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। जो काम अगर एक मर्द उतना पढ़ा लिखा नहीं है उसको अगर एक वजारत या एक जगह नौकरी भी मिल जाती है, तो ख़ातून अगर उससे कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी है तो उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो ये सारी चीज़ें हम देखते रहे और ख़ुद भी सफ़र करते रहे, तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने मेरे में बहुत इस चीज़ का एहसास डाला कि इसके ऊपर बहुत काम की ज़रूरत है। जो जिनकी कोई दादरसी करने वाला नहीं, इस इदारे को अगर मजबूत करूँगी तो इस मुल्क की औरत मजबूत होगी। तो ये मेरे अंदर जज्बा था जी कि इनके लिए कुछ किया जाए। मेरी जितनी इस्तात थी मैंने अपनी 100 के बजाय 110% इस इदारे के अंदर डाला और आज फॉस्पा जो है वो अपने पाँव पे खड़ा है। वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हरासकी का जो ओहदा है, इसकी तनख्वाह कितनी है और इसके इख्तियारात क्या क्या हैं? दे आर इक्विवेलेंट टू अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट जी। इसकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाती है? नहीं जी, इसकी अपील प्रेसिडेंट साहब के पास सुनी जाती है। 2002 और 2013 में 2 बार रुकने कौमी असम्बली रहीं। कौमी असम्बली की क्या याद आती है? कौन से कारहाय नुमाया किए जिनको अब तक याद करती हैं? लेजिस्लेशन बहुत की। मुझे सारे मेरे कॉलीग्स जो हैं वो कहते थे अब ये तकरीर करने खड़ी हो गई है, अब तुमने क्या बनाया, हमने पेट्रोल पंप ले लिए, NOC ले लिए, फलां चीज़ ले ली, तुम खड़ी हो जाती हो हर जगह पे तकरीर करने के लिए। तो इस तरह की बातें ऑन अ लाइटर नोट करते होते थे। लेकिन मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को एक्टिवली पार्टिसिपेट मैं समझती हूँ बल्कि कर रही हैं, मर्दों से ज़्यादा जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसमें कर रही हैं। लेकिन जो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था ना सुहेल साहब, वो था जब मैं कॉमनवेल्थ का इलेक्शन लड़ी थी। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट कि इंडिया की सरजमीन थी, दिल्ली था, और वहाँ पे दिल्ली के अंदर मैं कोई 125 लेजिस्लेचर्स यानी 54 कंट्रीज़ का इलेक्शन जीती थी। और पाकिस्तान का वहाँ जब झंडा और कौमी तराना बजा तो मुझे याद है, मुझे गूज बम्स हो रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। आपके पास क्या ऐसा नुस्खा है कि आप हर इलेक्शन जीत जाती रही हैं? LSC का जीती, पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीती। ये अल्लाह की अनायत है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। ये मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला की अनायत होती है, नहीं तो मेरी तरह की मेरे से कई और ज़्यादा पढ़ी लिखी ख़वातीन भी हैं। नॉट ओनली दैट सुहेल साहब, इसमें मैं समझती हूँ कि मैं जब गिरी, दिस इज़ ट्रेनिंग ऑफ माई मदर एंड दुआ। माँ की दुआ के बग़ैर आई एम ज़ीरो। और माई मदर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कभी कोई ज़ख़म खाया, चोट खाई, हर किसी की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो उन्होंने हमेशा कहा कि कपड़े झाड़ो और खड़ी हो जाओ। जो फाइटिंग स्पिरिट मेरे अंदर डाली वो मेरी वालदा ने डाली।
तो बस जब उनके ये अल्फाज मेरे कानों में गूंजते हैं तो फिर उठ खड़े होते हैं कपड़े झाड़ के और फिर हिम्मत बांधते हैं और चल पड़ते हैं। नहीं तो हासिदीन भी होते हैं, अब पता नहीं क्यों होते हैं। आपके हासिद कौन है, आपको पता तो होगा? इतना टाइम ही नहीं, नेगेटिविटी के लिए टाइम नहीं। गुड लक टू देम, अल्लाह ताला उन्हें भी हदायत दे। और हसद करने की बात क्या सुहेल साहब, इस मुल्क में, इस दुनिया में इतना काम करने का है भाई। तुम अपने हिस्से का काम करती जाओ, मैं अपने हिस्से का करती जाऊँ, मिल के देखो तो कितने लोगों की एक अकेला और 2 11 होता है। तो टांग खींचने के बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खींचो। तो मैं तो नेगेटिविटी में बिलीव ही नहीं करती जी। सो जो करते हैं अल्लाह ताला उनको भी नेकी की हदायत दे और उनमें भी पॉजिटिविटी लाए। आप सुना है नकलें वगैरह भी उतार लेती हैं? मेरे मियाँ ने मेरा नाम नकलचू रखा। ये उन्होंने क्या आपको बताया? नहीं। अच्छा। तो कभी कभी उतार लेती हूँ। नकल फिर उतार के बताएं ना। अच्छा, किसकी नकल उतार? मेरी उतार दे। तो सुहेल साहब, आप लोगों के इंटरव्यू अक्सर करते हमें नजर आते हैं, मगर क्या आपको कभी जिंदगी में किसी से इश्क तो हुआ होगा? इन्हें पालतू कुत्ते का शौक भी है। घर के सामने मौजूद पार्क में आई, फिटनेस को बरकरार रखने के लिए वॉक बाकायदगी से करती हैं। ऑफिस जाने के लिए रवाना हुई। वफाकी मुतसिफ सेक्रेटेरिएट बराए इंसदादे हरासियत पहुंची। दफ्तर के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का दौरा किया। हरासगी के वाकयात की मॉनिटरिंग के लिए दफ्तर के अंदर मीडिया सेल भी बनाया है। अपने दफ्तर आई। काला कोट और सफेद कपड़े, क्या मोतसिब कोई यूनिफॉर्म पहनता है? होता तो नहीं है, लेकिन होता भी है, क्योंकि ये जज ऑफ हाई कोर्ट की कुर्सी है और वकील होना लाजमी है। और जब आप अपने आई फील प्राउड वेयरिंग माई यूनिफॉर्म। जब मैं कोर्ट कंडक्ट करती हूँ तो उसमें जो वकला हाजिर होते हैं वो भी यूनिफॉर्म में होते हैं, तो मुझे लगता है कि डेकोरम बेहतर होता है। एक प्रोफेशन है हमारा और प्रोफेशनली इस इदारे को चलाना मैं समझती हूँ कि पहन के उसका रूब दबदबा ज़्यादा होता है। वफाकी मोतसिब बराए इंसदादे हरासगी हैं आप। ये बताएं कि आपके आने से पहले और अब आपके आने के बाद कितना फ़र्क पड़ा है इस इशू पर, हरासियत के ख़ात्मे के लिए? जब मैं आई थी तो 8 साल से इदारा चल रहा था, 2010 से, और 5 केसेस एवरेज अ मंथ की रेशो थी। तो अब हम इसको 100 की एवरेज के ऊपर ले आए तकरीबन। इसके साथ ही एक हमने कराची में दफ्तर खोला, एक पेशावर में दफ्तर खोला और एक लाहौर में खोला। हमारी जो कॉज लिस्ट है वो ऑनलाइन हमारे केसेस की सुबह लग जाती है। वकला आए ना आए उनको वहीं पे खोलें। अब तो सारी दुनिया आपको पता है फ़ोन पे और इंटरनेट पे चल रही है। फिर उसके बाद हमारी जजमेंट्स सब ऑनलाइन पड़ी, और मेरा ख्याल में कि हम रिलीफ देते हैं तो लोगों को फेथ जो है इस इदारे के ऊपर अब बन गया है। एक साख्त जो है वो हमने इसकी बना ली है और रिकग्निशन हो गई है कि फासपा एक इदारा है जो बखूबी काम कर रहा है। आपके बयानात से तो लगता है कि आपने हरासियत की डेफिनेशन को बहुत बढ़ा दिया है।
वैसे कानूनी नज़र में हरासियत की असल तारीफ, असल डेफिनेशन क्या है? देखिए, काम की जगह पे अगर आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं या आपको जो वहाँ पे आपके कॉलीग्स हैं कंफर्ट नहीं दे सकते, कोई आपको फ़र्ज़ करे इवन घूर रहा है, जाते जाते कोई कमेंट करता है, अननेसेसरी आपको टेक्स्ट मैसेजेस करता है, तो ये सारी चीज़ें हैरेसमेंट के ज़ुमरे में आती हैं। ये लोगों को अनफॉर्चुनेटली लोगों को अपना राइट ही नहीं पता, स्पेशली ख़वातीन को, और मर्दों को ये नहीं बताया गया कि ये लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना। अब वो जो है ना बड़ी फेमस गज़ल के बोल क्या लब आज़ाद हैं तेरे, तो हम उनको ये इनकरेज करें कि लोग क्या कहेंगे के खौफ से निकलें। कल्चर को हमें चेंज करना है, उनको इतना कंफर्ट लेवल और एनवायरनमेंट ऐसी देनी है कि वो बखुशी आके किसी चीज़ की शिकायत कर सके। उनको पता हो कि नहीं, ये इदारा है जो मेरी हमदर्दी करेगा और मुझे यहाँ से जस्टिस मिलेगा। आपका दायरा कार सिर्फ औरतों की हद तक है या इससे बढ़ा भी सकते हैं? जो हमारा टाइटल है वो कहता है कि विमेन, मगर हमारा जो लॉ है उसका स्कोप ज़्यादा है, मर्द भी और औरतें भी। किसी के ख़िलाफ़ भी हरासियत होती है, इवन ट्रांसजेंडर्स भी, पर्सन, इट सेज़ अ पर्सन। तो हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जिनमें मर्द भी आए हैं और उन्होंने हैरेसमेंट फ़ाइल की है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कम। और हमारी जो जजमेंट्स हैं उसमें जब हम फैसला देते हैं तो तकरीबन सुहेल साहब 30% मर्दों को रिलीफ मिला, वो ख़वातीन के लिए स्पेशली, और उसमें उनको प्रॉपर्टी में राइट दिलाया जाता है 2 महीने में। अब ये जितना हमारे पास दायरा कार है, चाहे वो हरासियत का है या प्रॉपर्टी लॉज का है, वो 2 महीने में हमने फैसला करना होता है जी। जितने लोग, या आपने देखा है ज़रई ज़मीनों वाले या दूसरे बहनों का हिस्सा नहीं देते, अब वो तमाम बहनें जो हैं या जो जिनके खामन इंतकाल कर गए और वरासत में हिस्सा नहीं मिला, वो हमसे रुजू कर सकते हैं and we can get it going anytime. कोर्ट में आई बच्चियां दूसरे शहरों से आती हैं, हम इसीलिए टाइम ये रखते हैं कि ताकि वो डिसेंट टाइम में ट्रैवल करके आएँ और ट्रैवल करके चली जाएं। अब आपके काउंसिल के ना होने की वजह से वो बच्ची मुल्तान से जो आई है, फिर आप कॉस्ट पे करेंगे? नहीं, आप कॉस्ट पे करेंगे, फिर ऐसे नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, मंडे को आपकी हेयरिंग है और विद कॉस्ट। केसेस सुने और रिमार्क्स दिए। कानून साजी पर वकला से मुलाकात की। हमें तो अपनी फिक्र है कि अब जब ये नहीं होंगी तो हमें कैसे वैसे रिलीफ मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अल्लाह करे कोई और अच्छी हो। घर वापस आई। बेटे के हमरा दोपहर का खाना खाया। जिंदगी में कई मुश्किलात भी आई। आपके साथ एक एक्सीडेंट का वाकया पेश आया जिसमें आपके बेटे को भी इन्वॉल्व किया गया। वाकये की सदाकत क्या थी? ऐसा कोई प्रोपेगेंडा और विक्टिमाइजेशन जो लोगों को मेरे से दुश्मनी थी, दिस इज़ द सेकेंड टाइम कि दिस बॉय इज़ टारगेटेड। वीडियो निकल आई भेरे की, वीडियो निकल आई उस वक़्त सीन की, CDR निकलवाई जज ने पूरे रास्ते की कि कहीं पे अगर गाड़ी रुकी हो तो पता चलता है। मतलब एविडेंट नज़र आ रहा है कि ये बच्चा काली फॉर्च्यूनर में था और मैं और वकास वाइट लेक्सस में थे और ड्राइवर चला रहा था। वीडियो है मेरी वकास की पीछे से निकलते हुए। अगर आप देखें कि अगर बच्चा चला रहा हो आपका तो माँ बाप पीछे तो नहीं बैठते, कोई एक आगे बैठेगा। अब माँ बाप अगली गाड़ी में है तो बच्चा तो भागेगा ना रेस्क्यू करने। 6 एयर बैग्स हमारी गाड़ी के खुल गए। जज कह रहे हैं कि जी हमें इस मीडिया का प्रेशर है इसलिए हम जल्दी फैसला नहीं सुना सकते। हालांकि इज़ माशाल्लाह नाउ एग्जॉनरेटेड,
बिल्कुल इनोसेंट डिक्लेयर्ड। दूसरी तरफ वो कहें कि जी पुलिस वाले हमें ऊपर से बड़ा प्रेशर है। भाई इंसाफ देते हुए किस चीज़ का प्रेशर है? उसमें कोई सदाकत नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि मैं सिफारिश नहीं सुन रही थी इंसाफ देते वक्त कि मैंने ये कहा था कि मैं दरूद शरीफ पढ़ के अपनी इंसाफ की कुर्सी पे बैठती हूँ, चाहे वो मर्द हो औरत हो, जो मेरिट होगा मैं वो फैसला दूँगी। उसकी प्राइस मुझे ये पे करनी पड़ी कि मीडिया ने मेरी जितनी कैरेक्टर असैसिनेशन हो सकती थी वो की, क्योंकि उन लोगों का ताल्लुक मीडिया से था, उन केसेस का, दोनों केसेस का। टीवी पे चलता था कि रिज़ाइन कर दें। भाई एक्सीडेंट तो हर रोज़ होते हैं, कौन सा एक्सीडेंट की खबर आपने 4 दिन चलती देखी? और हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज़ और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की खबर से पहले उन्होंने मेरी खबर चलाई। अजलान साहब क्या वजह थी इसकी? लोग बहुत जजमेंटल बन चुके हैं कि वो तोहमत लगाने से, और किसी की ना स्टोरी पता होती है ना कुछ, वो इल्ज़ाम लगाते हैं। और बैक बाइटिंग का भी आपको पता है, अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है कि इट्स एज सीरियस एज ईटिंग योर ओन ब्रदर्स फ्लैश। तो देखिए, मैं अपने माँ बाप को बचाने निकला था, एक्सीडेंट हुआ था, मैं पिछली गाड़ी में था, ऐसा हो नहीं सकता था कि मैं गाड़ी से उतर के अपने माँ बाप को ना बचाऊं। तो मैंने एक दफ़ा किया, मुझे लोगों ने बहुत इल्ज़ाम लगाया, लोगों ने मुझे मर्डरर का, लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा। आज दिन तक मुझे अपने दोस्तों से, अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, सोशल मीडिया भी, मुझे काफ़ी जगह से बातें सुनने को मिली। और अगर मैं अपने माँ बाप को बचाने निकला था, उस बात की अगर मुझे सज़ा मिली है, तो मैं अगर फिर से इस वाक़े में आता तो मैं अपने माँ बाप को बचाने निकलता। आप अपनी वालदा के इकलौते बेटे हैं, आपका इनके साथ एक ख़ास रिलेशनशिप है, इनकी खूबियाँ बताएं और खामियाँ बताएं। वो तो खामियाँ बताएगा। नहीं, मुझे अपनी माँ में सिर्फ खूबियाँ नज़र आती हैं, और शी इज़ अ टीचर फॉर मी, शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी एंड शी इज़ ऑलवेज स्टूड अप फॉर मी। तो मैं इनसे हर रोज़ सीखता हूँ। ये मेरे लिए एक टीचर भी हैं और मेरी माँ भी है, और मेरे ऊपर एक साया भी है जी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ से बचा के रखा हुआ है, और मैं खुश हूँ। कोई खामी मुझे कोई नज़र नहीं आती। My mother is a perfect woman. Oh my God! I'm over the moon. I love you too. आप हसीन हैं, खुश लिबास हैं, अपने आप को कैरी करना आता है। ये फरमाएं कि कितने दिल तोड़े? अब ये तो कभी गिनती नहीं की सोहेल सर, बस तोड़ने की सजा बड़ी पाई। अच्छा, अभी तक भुगत रहे। वो कैसे? बस फिर जब आप वो रिजेक्शन जो होती है ना, वो फिर लोग विंडिक्टिव हो जाते हैं। हर किसी के रिएक्ट करने का मुख्तलिफ तरीका होता है। कुछ लोग तो समझ जाते हैं ना कि इसी को हम हैरेसमेंट भी कहते हैं। आपको भी हैरेस किया गया है? पूरी जिंदगी हर औरत की हैरेसमेंट होती है, और ये हमें उनको शऊर देना जरूरी है कि आवाज उठाए। असेंबली में किस तरह हरासमेंट होती है? कि जी आपके लिबास पे कोई कमेंट कर रहा है, या कह रहा है कि तो मुफ्त की सीटों पे आई हैं, या कोई और इस तरह की बात कर देते हैं। मतलब कि आपकी इज्जत को जो मजरू करती है बात, या आपको कंफर्टेबल फीलिंग नहीं देती कि आपको उसके ऊपर चुप करा दिया जाता है, तो आप उस पर कह देते हैं कि जी कोई बड़ा है, या कोई लीडर है, या कोई किसी और पार्टी का है, या इनको क्या बात करके एक इशू खड़ा करना, तो उसको सीरियसली लिया ही नहीं जाता। और हमने इससे पहले देखा कि इसको इशू बनाने भी नहीं दिया जाता, बिकॉज इट हैज़ बिन अ मैन्स वर्ल्ड। उस मैन्स वर्ल्ड में औरतों को अपनी पहचान कराने के लिए, अपनी जगह लेने के लिए कि हमें इज्जत से काम करना है, इट हैज़ बिन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। लेकिन मैडम, आपको जो लोग कमेंट्स करते होंगे वो तो हरासियत नहीं, वो तो सच है। इस सीट पे बैठने के बावजूद भी जी, बहुत सारी लोगों की जेलसीज और एनिमोसिटीज जन्म लेती हैं, ठीक है, बिला वजह के हासिद जो है वो क्रिएट होते हैं। और आप कभी सोशल मीडिया पे देखें, अपने उसके ऊपर आप देखें, इसीलिए आप देखें साइबर क्राइम और FIA भी अब मुतहरिक हो गए हैं हमारे, वो उनके साथ MOU है, हम उनको केसेस भी भेजते हैं। ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से पूछना चाहूँगा कि आपने ज़ाहिर है एक बहुत पहले शादी की जी, अब बड़े सालों के बाद दूसरी शादी कर ली, पहले इतने साल इंतज़ार क्यों किया और अब क्यों किया शादी? पहले मेरी शादी मेरे कज़न के साथ थी,
अच्छा। और अल्लाह ने, मैं समझती हूँ कि अजलान खान को भेजना था, लेकिन वो शादी 1.5 साल से ज़्यादा हम नहीं इकट्ठे रह सके। माय फॉर्मर हस्बैंड लिव्स इन कैनेडा, यहाँ नहीं होते, सारी उम्र से वहीं पे रहे। और जो इतने सालों के बाद शादी की, तो मैं, आपको पता है कि मेरी एक फाइटर्स वाली स्पिरिट है, और मैं समझती थी कि एज अ खातून मैं अकेली सरवाइव करती रहूँगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारा मुआशरा इस लेवल पे भी आके, जब व्हेन आई एम एन एम्पावर्ड वुमन, जहाँ पे मुझे इकोनॉमिकली फाइनेंशियली किसी की ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्ररी, वो जो मेरी शादी पे बहुत सारे व्हाट्सएप चले, मैंने कितने बिलियंस ले लिए, मैंने 1 टक्का और धेला भी नहीं लिया उस बंदे से। अच्छा। आपके भी वो दोस्त हैं, तो आप भी उनसे रिकन्फर्म कर सकते हैं। तो मैंने कंपेनियनशिप के लिए शादी की। सोशल मीडिया पर और अफवाहों में ये कहा गया कि आपने ज्वेलरी ले ली, आपने गाड़ियाँ ले ली, आपने कुटियाँ ले ली, ये सब गलत है? ये तो हम दोनों मियाँ बीवी जब बैठते हैं तो हम हंसते हैं कि किस किस्म की बेबुनियाद ये बातें करते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि मैंने उस शख्स को इसलिए मुंतखब किया कि वो 15 साल से मेरे पीछे जुस्तजू में थे, और जब भी उन्होंने मुझे रीच आउट किया हमेशा शादी का कहा। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा मेरे साथ डेट मार लो या फंस जाओ या ऐसी चीज़ कही। उस बंदे ने हमेशा मुझे इज़्ज़त दी, इज़्ज़त देने की कोशिश की, और एक इज़्ज़त एहतराम के रिश्ते की ऑफ़र की, जो हमारे मज़हब में भी सही तरीका है। जो हमारी सोसाइटी है वो जाती है कि अच्छा जी, बेगमात भी अक्सर ये कहती हैं कि हाँ गर्लफ्रेंड रख लो मगर शादी ना करो। हाँ, तो मेरे ख़्याल में कि जब इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त है, तो मर्द अगर अफोर्ड कर सकता है और इज़्ज़त दे सकता है और किसी ख़ातून से शादी करना चाहता है एक नेक रिश्ते में, तो व्हाई नॉट। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आई। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान से मुलाकात की, ग्रुप फोटो बनवाया। कॉन्फ्रेंस रूम में आई, मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के हरासियत से मुतल्लिक़ आगाही सेमिनार में शिरकत की। अब जो लेटेस्ट हमारे पास एक नया कानून आया है वो विमेन प्रॉपर्टी राइट्स का, वो प्रेसिडेंट साहब वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ख़वातीन को यही नहीं पता कि उनके हकूक़ क्या है। आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक इल्ज़ाम लगाया गया, उसमें किस हद तक हकीकत थी? सुहेल साहब, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास 2 बड़ी ही क्रिटिकल किस्म के केसेस लगे हुए थे जी, और उस पे मैं सिफारिश नहीं सुन रही थी जी। तो उनके ऊपर ना सिफारिश सुनने की समझें कि मुझे सज़ा दी गई कि उस पर मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई और मलाइन करने की, डिफेम करने की कोशिश की गई बहुत ज़्यादा। देखिए, अगर कोई हकीकत होती इस बात के अंदर तो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन से तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती, और आपके जब सारे टैक्सेस पेड हों, जब उस अमाउंट के ऊपर मनी ट्रेल मौजूद हो, क्या प्रॉपर्टी बिकी है, कहाँ से पैसे आए, कहाँ गए और कैसे वापस आए, इफ़ यू वांट टू कॉल इट मनी लॉन्ड्रिंग देन सो बी इट। बट अगर नैब वहाँ पे है, FIA वहाँ पे है, कोई किसी के ऊपर एक पॉइंट भी प्रूव नहीं कर सकता, तो फिर आप किसी की साख तो ख़राब ना करें। 2 बार रुकने कौमी असम्बली भी नहीं, आपके ज़राए आमदन क्या है और क्या अब आपका जो जुडिशरी की तनख्वाह है उस पर गुजारा हो रहा है या और भी ज़राए आमदन? सुहेल साहब, शुरू से एक इंडिपेंडेंट खातून रही हूँ, और मेरा ख्याल में जब मैं 21 साल की उम्र में थी तब से मैंने वकालत शुरू कर दी थी। जब मैं पढ़ रही थी इंटर्नशिप मैंने SM ज़फ़र साहब के साथ शुरू की थी, अली ज़फ़र साहब के साथ, और मैं तब से कमा रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कभी
मुझे जो है ना, जो वुमेन एम्पावरमेंट है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, मुझे उसके लिए किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं। और आई थिंक कि आप एज अ पार्लियामेंटेरियन भी कमाते हैं और जो आपकी सैलरी होती है 2 के बहुत कम होती है, तो उस हिसाब से ये जुडिशल सैलरीज तो कदरे बेहतर है, जिसमें बखूबी आपका गुजारा हो जाता है। ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ है, लेकिन फिर भी हिस्से लतीफ़, मुसव्वरी, मौसीकी, रक़्स, इन चीज़ों से दिलचस्पी तो होगी। आई लव आर्ट। मुझे मुसव्वरी बहुत अच्छी लगती है। अच्छी मौसीकी कभी सुनने को मिल जाए तो वो भी इंजॉय कर लेते हैं, टाइम की बात है, लेकिन यूजुअली इतना टाइम मिलता नहीं है। कोई आपसे इजहार पसंदीदगी करे तो आप उसको हरासियत कंसिडर करती हैं या उसको माफ़ कर देती हैं? इजहार पसंदीदगी करना भी एक फितरत है, लेकिन एक दफ़ा करके बस किसी की जान छोड़ देनी चाहिए। या फिर आपको अगर रिजेक्शन हो जाए तो उस रिजेक्शन को आप अपने सर पे सवार कर लें और कहें कि मैं इसका बदला लूँगा, तो वो भी डेफिनेटली हरासियत है। कोई आपके पीछे इस बुरी तरह पड़ा कि आपकी ज़िंदगी अजीरन कर दी? नहीं, मेरे से ही लोग डरते हैं। मैंने अपना ऑरा ही इस तरह बिल्ड किया कि लोगों को ये मैसेज लगता है, बल्कि मेरे दोस्त जो पार्लियामेंट में भी बहुत सारे थे, ये तुम्हारे पास से गुजरते हुए भी हमें डर लगता था कि कहीं थप्पड़ ना मार। घर वापस आई, क्या पाकिस्तान में जिनसी हरासगी दूसरे ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा है, जैसे सियालकोट मोटरवे का वाक़या या और इस तरह के वाक़यात? होते हैं सुहेल साहब, ये नफ्सियाती लोगों को बीमारियां भी होती हैं। कई वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी ये शूटर्स स्कूल में जाके शूट कर रहे होते हैं, इस किस्म की इस्तेसाल हो रहा होता है। डोमेस्टिक वायलेंस वहाँ पे भी होता है। कोविड के दिनों में आपने देखा उधर भी वेस्ट में डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गया, टॉलरेंस ख़त्म हो जाती है लोगों के अंदर। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में है, ये एक पूरी दुनिया का एक फिनोमेना है। लेकिन अगर वो फिनोमेना है तो आपने तरबियत देनी है अपने बेटों को, बेटियों से ज़्यादा बेटों को तरबियत देनी है। बेटियों को शऊर की तरबियत देनी है और बेटों ने कैसे एक्ट करने और एहतराम करना है उसकी तरबियत देनी है। ये घर से शुरू होती है, फिर इदारों पे, स्कूल्स पे आ जाती है, कॉलेजेस में आ जाती है। ज्वेलरी का कितना शौक है? आपने हीरे की चूड़ियाँ और नेकलेस पहन रखा है। नहीं, शौक तो हर खातून को होता है। आपको ज़्यादा है? नहीं नहीं, सबको ही होता होगा, किसको नहीं होता। कितना सोना है आपके पास? ऐसी बातों पे कभी ध्यान नहीं दिया यार। जो मिल गया वो पहन लिया, कुछ तोहफे मिल गए। जैसे मैडम नूर जहाँ के पास बहुत कलेक्शन थी, आपके पास भी ऐसी? ये मेरी वालदा ने भी दिया था, ये मेरे शौहर ने दिया था, बस ऐसे ही है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये सारी ऐसे, इन चीज़ों से खुशी नहीं आती सुहेल साहब। खुशी किन चीज़ों से मिलती है? खुशी जो है वो छोटी चीज़ों में तलाश, ये हीरे जेवरात, इनमें खुशी नहीं है। जब मेरे दफ्तर में एक औरत रोती हुई आती है और जब मैं उसको इंसाफ देती हूँ और वो दुआएं देती हुई और मुस्कुराती जाती है, तो मैं आपको वो फीलिंग नहीं बता सकती। दैट इज़ माई खुशी। आप मखसूस नशिस्तों पर 2 दफ़ा रुकने कौमी असम्बली हुई, कभी सोचा नहीं बराह रास्त जो सियासत है उसमें हिस्सा लें, किसी पार्टी में जाएं और जनरल इलेक्शन लड़ें? अच्छा, वो भी किया ना, बड़ा हल्के में काम किया। लाहौर कैंट में जब मैं रिज़र्व सीट पे पहली दफ़ा आई, पहले नंबर पे इनाम था, तो पूरा बोर्ड बैठा था, आपको याद होगा, तब 13 लोगों का। अपना मियां अज़हर साहब थे, चौधरी साहिबान थे, कसूरी साहब थे, महनाज रफ़ी साहिबा थी, बहुत सारे लोग थे। तो खैर उसके अंदर जब आप काम किया तो यही सोचती कि ये तब्दीली है कि हम अब, तब BA की भी आपको याद है शिक थी, तो बहुत सारे नए फेसेस आए थे, यंगस्टर्स आए थे कि हम रवायती सियासतदानों की जगह अब काम करेंगे और इजी एक्सेस टू पब्लिक। तो काम भी किया, बहुत काम किया। तो अगर आप कैंट में, लाहौर में आके देखें तो बहुत डेवलपमेंट कराई, लोगों को नौकरियाँ, फिल्ट्रेशन प्लांट्स, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर, बहुत कुछ बनवाया वहाँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2007 में जब इलेक्शन आए तो PMLQ बहुत बुरी तरह हार गई। तो मेरा बड़ा बिलीफ उसके ऊपर थोड़ा हिला कि ये तो घोड़ा गधा को सब एक तरह से हाँक रहे हैं कि मतलब जिसने काम किया वो पॉलिटिशियन या जिसने नहीं किया उसको कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे। तो आई वाज वेरी डिसहार्टेंड। तो तब काम इसी तरह किया था कि जैसे इलेक्शन लड़ना हो। यूजुअली मैंने देखा जब ख़वातीन आती हैं
और हल्के में काम करती हैं तो मर्द इनसिक्योर हो जाते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अच्छा इनको रिजर्व सीट दे दें, तो इनको बोले हमारे साथ टीम अप कर लें और हमें ये हल्का दे दें, ये तो मेरा हल्का है। भाई अब जिसने काम करके उधर अपनी गुडविल बनाई है, लोगों के साथ इंटरैक्ट किया है, अपने फंड्स लगाए हैं, लोगों को इजी एक्सेस दिया है, उनकी खुशी गमी मुश्किल में सारे वक्त 5 साल साथ साथ चलते रहे हैं, तो उस पे आके मर्द हजरात फिर पार्टी लीडर्स को कहते हैं कि जी इन्ना नू ते तुसी दे दो रिजर्व सीट, इनकी शोर शॉट ऊपर नंबर ले आए और इलेक्शन में यहाँ से। फिर पार्टी लीडरशिप भी जब आपको ये कहती है तो फिर आप उस पर क्या कर सकते हैं। सो आई थिंक ये अभी एरिया है विच विल बी डिसाइडेड मे बी इन द कमिंग ईयर्स कि ख़वातीन काम भी कर लें तो उनको साइड लाइन कर दिया जाता है। सुहेल साहब ये सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं है, ये हमारा माइंड सेट है। आप बैंक्स में देखते हैं कि 30% क्या ख़वातीन है, आप किसी भी बोर्ड के अंदर मेंबर्स में देखते हैं 30% तो छोड़ दें 10% भी ख़वातीन हो। तो ये हमें रवैये को तब्दील करना है कि ख़वातीन का बेशक कोटा लें, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। ये इनको इनकरेज करें कि ख़वातीन हर अपने वॉक ऑफ लाइफ में उनको बीच में शामिल करें। अब आपका क्रू है फॉर एग्जांपल, सारे मर्द हैं, कितना अच्छा हो इसमें 2 कैमरा में वुमन हो। ये ट्रेंड चेंज करने की हमें ज़रूरत है। नायब कासिद या ड्राइवर भर्ती करें, डालें उसमें ख़वातीन भी, अब तो सब कुछ कर लेती हैं, बाइक्स चलाती हैं, ऊबर चला रही हैं। थिंग्स आर चेंजिंग, बट ऑफिशियली उसको पॉलिसी का हिस्सा बनाएं। आपको किसी पार्टी ने ऑफर की, नून ने या तहरीक इंसाफ ने, कि हमारी पार्टी में आ जाए? अभी तो मैं इस पोजीशन पे हूँ कि जहाँ पे आप कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक इंसाफ का इदारा है और आप एक जज की हैसियत से यहाँ पे काम कर रहे हैं। जब ये टेन्योर बस ख़त्म होगा तो फिर देखेंगे। क्या आपका इरादा है कोई सियासी पार्टी ज्वाइन करने का? अभी इरादा नहीं, अभी ज़रा सुकून करने का इरादा है। सारी उम्र इतना काम किया है तो कभी मेरे ख्याल में ब्रेक भी लेनी चाहिए। जब ब्रेक लेंगी तो रिलैक्स किस तरीके से करेंगी, क्या हॉबीज़ इख्तियार करेंगी? वकालत भी की जा सकती है, पार्टी भी ज्वाइन की जा सकती है, सो मेनी थिंग्स। ना भी करें, थोड़ी देर दुनिया घूमें फिरें भी, साथ साथ ही होता है। कौन सा गुलकार या अदाकार पसंद है? आप मेरी दुश्मनी कराना चाहते हैं? नहीं पर जानना चाहते। देखिए, टैलेंट तो बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा होता है। अगर आप पाकिस्तान में कहें तो मुझे आतिफ असलम की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, और फिर नुसरत फ़तेह अली साहब, और फिर राहत ने टेक ओवर किया, बड़ा अच्छा टेक ओवर किया उनको। ऑब्वियसली कि उनका अपना मकाम था, बहुत ऊंचा मकाम था। और उसके अलावा हमारा जो नया ये जो कोक स्टूडियो शुरू है, अमेजिंग, उसमें आबदा परवीन साहिबा का भी जो झूम आया है और ये बहुत आला। और उसके अलावा अभी जो लता जी फौत हुई हैं, मैं समझती हूँ कि वो भी एक लेजेंड थी पूरी दुनिया में, उनका भी एक मकाम और आवाज़ बहुत मीठी, दोनों बहनों की। एल्टन जॉन बहुत अच्छा, जैसे मेरी दोस्त हदीका भी बड़ा अच्छा गाती थी, तो हम इकट्ठे थे कनेड में। आप अपने कपड़े खुद खरीदती हैं अपनी चॉइस से, या कोई आपकी ड्रेस डिज़ाइनर है? ज़्यादातर तो अपनी चॉइस से ख़रीदती हूँ, और मेरी डिज़ाइनर भी है मेरी। कितना वक्त देती हैं इसका? नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है आयशा फवाद, वो कपड़े बनाती है यूजुअली मेरे, और बाकी जो है वो फिर जो अच्छा कहीं लटकता हुआ मिल गया तो बहुत वक्त देती हैं इस काम? नहीं, कहाँ टाइम ही नहीं होता सुहेल साहब। इकट्ठे एक दिन कोई शॉपिंग डे रखते हैं, कुछ फ्यू आवर्स, महीने 2 महीने बाद इकट्ठा जो नज़र आया उठाते जाओ, बस फिर वो स्टॉक चलता जाता है। ऐसा कोई ख़वातीन वाला टाइम नहीं कि एक कमीज़ या एक सूट उठाओ या ऑर्डर करो, वो टाइम ही नहीं होता। कलर्स कौन से आपको अच्छे लगते हैं? सब, सारे कलर्स पहनते हैं? सब रंग अच्छे लगते हैं। मैं कहती हूँ हर रंग की अपनी खूबसूरती है। टाइम, मौसम, सर्द शाम को आपको डार्क कलर्स अच्छे लगेंगे, समर्स में लाइट अच्छे लगते हैं। तो हर रंग का अपना हुस्न है, अल्लाह ताला ने जो तख्लीक किया है। तो देखिए ना, आप ये नहीं कह सकते कि ये रंग नहीं अच्छा लगता और ये रंग। कभी शोख अच्छे लगते हैं, कभी डल अच्छे लगते हैं, तो आई लाइक ऑल कलर।